ओके फाइन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स में काफी सारी बातें सीखी। हमने एटॉमिक फिजिक्स का पूरा टाइमलाइन देखा। एटॉमिक फिजिक्स का हमने पूरा टाइमलाइन देखा कि पुराने जमाने में कौन था साइंटिस्ट जिसने बेसिकली एटम्स के बारे में बात की, नए जमाने में कौन था जिसने एटम्स के बारे में बात की, कौन कौन से मॉडल्स दिए, वो सब हमने देखा। हम लोग पहुंच चुके थे बेसिकली रूदरफोर्ड के मॉडल तक, और रूदरफोर्ड के मॉडल को चैलेंज किया। रूदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट ने रूदरफोर्ड का जो मॉडल था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, उसे चैलेंज किया नील्स बोर ने, है ना। नील्स बोर ने चैलेंज किया, जो कि उसका ही स्टूडेंट था फ्रॉम कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो जो नील्स बोर था, उसने जो रूदरफोर्ड के मॉडल के डीमेरिट्स बताए, वो हम लोग सेकेंड वाले वीडियो में, सेकेंड वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं, सेकेंड वाले लेक्चर में। अब जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि क्या कहा नील्स बोर ने अपने खुद के मॉडल के बारे में। तो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया 1913 में, उस मॉडल का नाम क्या था? प्लैनेटरी मॉडल। सो 1913 में नील्स बोर ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेटरी मॉडल। तो इस मॉडल में उसने कुछ बातें कही, तीन इंपॉर्टेंट बातें कही। वो जो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी उन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट्स। और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस सेकंड लेक्चर में पूरा तरीके से डिस्कस किया जा चुका है। अब हमें वो पोस्टुलेट्स एक्चुअल में क्या है वो देखने के, नील्स बोर ने क्या बातें कही जिससे लोग थोड़ा कन्विंस हो गए, नील्स बोर की बातें अपनाने को मजबूर हो गए बल्कि। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो रूदरफोर्ड ने कहा था वही नील्स बोर ने भी कहा कि सेंटर में रहता है एक न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटता है। लेकिन चक्कर काटने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा हुआ है। सबसे जरूरी क्या चीज है? सर्कल बनाने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही जरूरी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको आई होप पता होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, वो कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो है mv²/r। ये कहीं और से नहीं आता है, ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ का कंक्लूजन है F = ma, वहीं से आता है। जहां पर फोर्स है सेंट्रीपिटल, एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग 12th में डिराइव कर चुके हैं v²/r। सो mv²/r कुछ और नहीं बल्कि ma है। सो ma खुद कोई फोर्स नहीं होता है। अरे फोर्स तो ग्रेविटी होता है, फ्रिक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, मतलब इन द सेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये सब फोर्सेस होते हैं। ma कोई फोर्स नहीं है, ma इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द फोर्सेस विच आर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई फोर्स, एक्चुअल फोर्स होगा, और उसको mv²/r के इक्वल लिखा जाता है। तो जैसे कि लिसन, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, वो सन के अराउंड चक्कर काट रही है। चक्कर काट रही है मतलब सन से बंधी हुई है ना, सन से बाउंड है। तो ये जो बाउंडेशन है ये कहां से आया? ये जो बंधा हुआ है अर्थ सन से, ये कहां से हुआ? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अरे सन के अराउंड पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? ग्रेविटी घुमा रही है, तो ग्रेविटी ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां पे मैं लिखूंगा mv²/r = ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है G m1m2/r²। ये है कौन सा? सोलर सिस्टम के केस में। सोलर सिस्टम, सौर मंडल के केस में ऐसा है, सौर मंडल। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नाउ लिसन, अगर मैं बात करूं साइक्लोट्रॉन की, आपने 12th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में साइक्लोट्रॉन पढ़ा है। तो साइक्लोट्रॉन वाले चैप्टर में जब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे कि अल्फा पार्टिकल या हाइड्रोजन प्लस H+ यानी कि प्रोटॉन जब घुसता है साइक्लोट्रॉन के अंदर, तो वो भी चक्कर काटना स्टार्ट करता है।
तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? Q इंटू वी क्रॉस बी। तो मैं यहां पर mv²/r इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी लिखूंगा, जहां पे Q इंटू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। वैसे ही जब आपकी गाड़ी रास्ते पर चल रही है और उसे टर्न लेना होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि कर्व के सेंटर में पॉइंट कर रहा है। आपकी गाड़ी किसी रोड पे जा रही है, रोड एक कर्व है, कर्व एक सर्कल का हिस्सा है, तो गाड़ी को जो टर्न होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो टायर और जमीन के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली आपको वहां पे प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई देता है। तो गाड़ी के टर्न होने के लिए फ्रिक्शन देता है, अर्थ के टर्न होने के लिए ग्रेविटेशन देता है, साइक्लोट्रॉन में अल्फा पार्टिकल के टर्न होने के लिए मैग्नेटिक फोर्स देता है। उंगली के बाजू में पत्थर को घुमाना है धागा बांध के, उंगली में एक तरफ धागा बांधा और एक तरफ पत्थर बांधा, और पत्थर को जब घुमाया, गोल घुमाया, पत्थर को गोल घुमाया, तो पत्थर गोल घूम रहा है मतलब उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई दे रहा है, और वो देता है आपके धागे के अंदर का टेंशन फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग, पीटल इज सीकिंग मतलब देखने वाला, SEEKING, सीकिंग, सेंटर सीकिंग, सेंटर को खोजने वाला, सेंटर को ढूंढने वाला, सेंटर को देखने वाला। तो आप जब उंगली पे धागा बांध के गोल गोल घुमाते हो पत्थर को, तो आपको उंगली में खिंचाव महसूस होता है या? प्लीज कमेंट। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको देखता है? सेंटर को देखता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको देखता है? सेंटर को देखता है। आप चाहें तो इधर बैठ सकते हैं बीच में, यहां बैठ जाइए ना, संभाल के, इट विल फॉल, आई गेस इट्स शेकिंग। देखिए बराबर है इसमें भी सब रिकॉर्डिंग प्रॉपर, इट्स नॉट डिस्टर्ब ना। ओके एनीवे, सो बारिश का मौसम है, हम लोग समझ सकते हैं कि बेसिकली आने में प्रॉब्लम होती है, बट कोशिश करें सभी लोग टाइम पे पहुंच जाया करें, है ना, बिकॉज काफी कुछ मिस हो जाता है। ओके एनीवे, सो लेट्स मूव अहेड। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि उंगली के बाजू में जो पत्थर घूम रहा है, तो धागे के अंदर एक टेंशन है जो कि आपकी उंगली की तरफ एक्ट कर रहा है। उंगली में हमें खिंचाव भी महसूस होता है। ये तो पत्थर के ऊपर जो टेंशन है वो इस तरफ है, और हमको पत्थर का ही फोर्स देखना है, वरना अगर आप बोलोगे उंगली के ऊपर भी तो सर फोर्स है, तो उंगली के ऊपर जो टेंशन है वो इस तरफ है, पत्थर की तरफ। अब उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं, ये सब चीजें जो है बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन काइंड ऑफ चीजें हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। इट्स अनअवॉइडेबल, पत्थर को आप खींच रहे हो तो पत्थर भी आपको खींचता है, इट्स अनअवॉइडेबल। बट एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं हुआ तो चीजें गोल नहीं घूम सकती। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ तो चीजें गोल नहीं घूम सकती। सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह पे है। तो नील्स बोर ने कहा यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन है? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच का कूलम्ब अट्रैक्शन है, कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अरे प्लस और माइनस का फोर्स है भाई। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ना, तो एक बाउंड करने वाला फोर्स है ना। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन को बांधे रख रहा है। इलेक्ट्रॉन सीधे चला जाना चाहता है, उधर चला जाना चाहता है स्ट्रेट। इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दो, न्यूक्लियस अगर गायब हो जाए, न्यूक्लियस को पकड़ के मैंने खा लिया, तो इलेक्ट्रॉन वहां निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को तो समझते हैं ना, आई होप। मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। लिसन, सुनिए। मान लेते हैं कि मैं हूं बाहुबली, या फिर उससे भी तगड़ा जो मूवी में दिखाया था भल्लाल देव, तो मैं हूं भल्लाल देव। सामने से जा रहा है वो भैंसा, काला भैंसा दिखाया उसमें, देखा है जिससे फाइट करता है वो। तो मान लीजिए भैंसा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, भैंसा स्ट्रेट जा रहा है। मेरे हाथ में एक रस्सी है, उसमें रस्सी में मैंने ऐसा वो बनाते हैं ना फंदा, है ना, तो वो बनाया हुआ है, और रस्सी पकड़ के मैं खड़ा हूं। वो स्ट्रेट भागना चाहता है, यहां से वहां जाना चाहता है, ठीक है। जो भैंसा है, जो बुल है, इट वॉन्ट्स टू गो इन द स्ट्रेट लाइन। अब मैंने ऐसे एंकर बनाया, फंदा बनाया, और इसे लेके, सुनो भाग रहा है वो, भागते मैंने उसको ऐसा फेंका और उसके गले में डाल दिया, उसे गले में डाल दिया, पकड़ लिया। नाउ लिसन, भैंसा कितना भी ताकतवर हो, बट मैं हूं भल्लाल देव, मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं जगह से हिलूंगा नहीं, और ये जो रस्सी है ये टूटेगी नहीं, और स्ट्रेच भी नहीं होगी, इट इज अनस्ट्रेचेबल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू जस्ट टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं जगह पे एकदम खड़ा हूं, फंदा डाल दिया, रस्सी की जो लंबाई है चेंज नहीं हो सकती है।
तो कोई चीज अगर स्ट्रेट मूव होना भी चाहे तो वो स्ट्रेट मूव नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो घूम जाएगी। मेरे हाथ में रस्सी है, ऐसे करके हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ में आ रहा है? तो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। रस्सी के अंदर का जो टेंशन है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसने घूमने में मजबूर किया। जब ये नहीं था तो चीजें स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। जैसे ये फोर्स आ गया, अब चीजें गोल घूमना स्टार्ट कर देंगे। अब वो कितना भी स्ट्रेट भागे लेकिन वो घूमेगा गोल ही। तो ऐसे ही अर्थ स्ट्रेट भाग जाना चाहता है, ग्रेविटी की रस्सी उसे पकड़ी हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेहद इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है भाई? कूलम अट्रैक्शन। और कूलम फोर्स का फॉर्मूला हम सभी को बचपन से आता है, 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। अब ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करने का मेरे पास जरा भी टाइम नहीं। आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव टेकन अ बेसिक कोर्स इन फिजिक्स एंड यू नो दीज बेसिक थिंग्स एट लीस्ट। सो बेसिकली mv² by r इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। ठीक है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा, यहां पे जो दो चार्जेस लिखे गए Q1 और Q2, इस हाइड्रोजन के मामले में वो चार्जेस क्या है? तो एक है प्रोटॉन जो कि है प्लस ई चार्ज, और एक है इलेक्ट्रॉन जो कि है माइनस ई चार्ज। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, पहला पोस्टुलेट बन जाएगा mv² by r इज इक्वल टू -1/4πε0 e² by r²। We'll just ignore the minus sign for now because we are interested in the magnitude। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो माइनस साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं। माइनस साइन सिर्फ ये बता रही है, माइनस साइन सिर्फ ये बता रही है कि फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स है, सिर्फ इतना बता रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सेंटर की तरफ फोर्स है वो बता रहे हैं। अरे मतलब रेडियस वेक्टर जो होता है ना, रेडियस वेक्टर, अरे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इधर जा रहा है, तो यहां पे एक रेडियस वेक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, तो उस रेडियस वेक्टर के एग्जैक्ट ऑपोजिट देख रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये यहां आएगा तो ये होगा रेडियस वेक्टर, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये होगा रेडियस वेक्टर। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होगा? उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा ना। तो माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है, माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि रेडियस वेक्टर और फोर्स ऑपोजिट है, यानी कि फोर्स सेंटर की तरफ देख रहा है, रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट में देख रहा है। बात समझ में आई आप सभी के? वेरी नाइस। तो माइनस की मुझे फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है। पहला पोस्टुलेट वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है न्यूक्लियस के अराउंड। अरे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, और चक्कर काटने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स देता है इन दोनों के बीच का कूलम अट्रैक्शन। ये है पहला पोस्टुलेट। समझ में आया? नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पोस्टुलेट। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पोस्टुलेट। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सेकेंड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकता। मतलब ये न्यूक्लियस है। ध्यान दीजिए। सेकेंड पोस्टुलेट, यहां से क्वांटम थ्योरी का जन्म होने वाला है, क्वांटम थ्योरी पैदा होने वाली है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है? हालांकि इससे पहले क्वांटम थ्योरी की नींव, फाउंडेशन डाल दी गई थी 1900s में, जब आइंस्टाइन के टीचर मैक्स प्लैंक उन्होंने बात की थी क्वांटाज की। क्वांटा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज क्वांटाज। जो लाइट है, रोशनी है, प्रकाश है, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना है, और उस पैकेट को हम कहते हैं क्वांटा। तो वहां से थोड़ा बहुत क्वांटम थ्योरी की नींव डाल दी गई थी, जिसमें आगे आइंस्टाइन ने भी कंट्रीब्यूट किया। हालांकि आइंस्टाइन हमेशा क्वांटम थ्योरी के खिलाफ रहा, बट जाने अनजाने उसने भी क्वांटम थ्योरी को कंट्रीब्यूट किया है। ही हैज कंट्रीब्यूटेड बाय एक्सप्लेनिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन कॉल्ड एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, याद करो 12th स्टैंडर्ड में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक चैप्टर हुआ करता था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, याद आ रहा है? सो बेसिकली ये जो आप लोगों ने पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, उसमें आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ही इस्तेमाल की है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? हालांकि आइंस्टाइन मरते दम तक क्वांटम थ्योरी के खिलाफ था। उसने बिल्कुल भी कभी सपोर्ट नहीं किया क्वांटम थ्योरी को।
he used to say that कि God does not play dice. गॉड जो है पासा नहीं फेंकता है, गॉड जो है प्रोबेबिलिस्टिक यूनिवर्स नहीं बनाता है, ऐसा आइंस्टाइन का कहना था. ही वॉज नॉट अ बिलीवर, he did not believe in God and all, but by God he meant some supernatural power, some power which is running the universe, or that power can be some forces which have come into being by some or the other way, maybe on their own, maybe by some creator. He was agnostic about it. He was like के चलो एक मान लेते एक सुप्रीम बीइंग है, तो उसने यूनिवर्स बनाया तो कोई रूल से बनाया होगा ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कहां से आई? और क्वांटम थ्योरी पूरी प्रोबेबिलिस्टिक है. क्वांटम थ्योरी प्रोबेबिलिस्टिक है. प्रोबेबिलिटी मतलब ये भी हो सकता है उसका आउटकम, वो भी हो सकता है. क्वांटम थ्योरी प्रोबेबिलिटी से भरी हुई है. आप लोग ने लोअर क्लासेस में फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड ईयर बीएससी में आप लोगों ने क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप लोग. तो आइंस्टाइन कहता था कि गॉड ने अगर बनाई है दुनिया, अगर गॉड ने बनाई है दुनिया, तो बेसिकली गॉड पासे नहीं फेंक रहा है, गॉड प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहा है कि ये आ सकता है, एक भी आ सकता है. जैसे पासा होता है ना, क्या कहते हैं भाई उसे आप लोग? डाइस. तो डाइस तो आप लोगों ने बहुत प्यारा वर्ड बोल दिया, आप लोग कुछ और कहते हैं उसे. तो एनीवे, तो ये जो पासा होता है, सो लिसन, इसमें 1 आया आउटकम, कभी 6 आया, कभी 5 आया, तो ये चांस से होता है, प्रोबेबिलिटी से होता है. तो ऐसा आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा गॉड नहीं कर सकता है. बट आइंस्टाइन गलत था. ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया पूरी की पूरी प्रोबेबिलिस्टिक है, ये पूरा यूनिवर्स प्रोबेबिलिस्टिक है. क्वांटम थ्योरी आज तक की सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है, सबसे सक्सेसफुल थ्योरी. आइंस्टाइन की थ्योरी से भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल. क्वांटम मैकेनिक्स इतना सक्सेसफुल है, इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि अगर यहां से शुरू करके अभी मैं चांद तक जाऊं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्वांटम थ्योरी के, मतलब मुझे फिजिकली नहीं जाना है, मुझे मैथमेटिकली क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके अगर मुझे मेजरमेंट करना है यहां से चांद के बीच का डिस्टेंस, तो इतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि उसमें एरर होगा सिर्फ अपने खोपड़ी का जो एक बाल है, एक बाल, उसकी थिकनेस के बराबर, इतना सा एरर होगा. जस्ट इमेजिन, अरे हम नॉर्मल कोई भी मेजरमेंट्स करते हैं उसमें इतना बड़ा बड़ा एरर रहता है. अरे इसी की लंबाई, इस मार्कर की लंबाई अगर मैं भी मेजर करूं तो इसमें 0.1 का एरर होगा, 0.1 सेंटीमीटर का एरर. कभी आपको दिया तो आप कहेंगे 10.1 है इसकी लंबाई, आपको दिया आप कहेंगी 10.2 है, ये बच्ची कहेगी 10.0 है. तो इतने से मार्कर की लंबाई में आप लोगों ने 1 मिलीमीटर, एक सूद जिसे कहते हैं हिंदी में, एक सूद का आपने डिफरेंस निकाल दिया, मतलब एरर कर दी, गलती कर दी, गड़बड़ कर दी. अरे इतने से मार्कर में, मैं तो कह रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल करो, यहां से लेके मेजरमेंट करो किसका, चांद तक का, तो उसमें जो गलती निकलेगी सिर्फ एक बाल के थिकनेस के बराबर. अरे तुम लोग सोच भी पा रहे हो कितना प्रिसाइज है क्वांटम मैकेनिक्स. तो गॉड डज प्ले डाइस, गॉड पासे से खेल रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स का ट्रू जन्म होते हुए दिख रहा है, ट्रू बर्थ. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? फिजिक्स गॉट इम्प्रेग्नेटेड इन 1900 by the baby called as quantum mechanics, and the quantum mechanics was born in 1913, after 13 years, so that was a gestation period. quantum mechanics conceive हुआ 1900 में, 1913 में एक्चुअल में उसकी डिलीवरी हुई है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो लिसन, क्वांटम मैकेनिक्स यहां पे कैसे आएगा, अब आप ध्यान से देखिए. नील्स बोर ने यह बात तो कही, लेकिन यह बात तो रुदरफोर्ड भी कहता था. हालांकि उसने मैथमेटिकली शायद ऐसा नहीं लिखा होगा, बट वो तो कहता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काटता है, न्यूक्लियस सेंटर में बैठा है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है. ये तो रुदरफोर्ड भी कहता था. तो लोगों ने कहा नील्स बोर से कि भाई तुमने फिर रुदरफोर्ड को गलत क्यों बोला भाई, अपने गुरु को गलत क्यों बोला, अपने गुरु को गलत क्यों बोला तुमने भाई. तो नील्स बोर ने कहा रुदरफोर्ड ने ये बात तो बताई, बट ये बात जो मैं कह रहा हूं अभी, वो बात रुदरफोर्ड ने नहीं बताई. आ जाइए. रुदरफोर्ड ने ये बात तो कही, बट ये बात नील्स बोर ने कही है, जो कि बहुत ही अजीब बात है. सभी लोग इसे गौर से सुनेंगे तब समझ में आएगा क्वांटम मैकेनिक्स कैसे करके धीरे धीरे इस दुनिया में आ रहा है. सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. सेकंड वाला पोस्टुलेट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस at just about any distance. It revolves in only fixed orbits called as stable orbits, and those orbits are formed at a distance where the value of
angular momentum, the value of angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. Planck constant divided by 2 pi. Listen very very carefully. सभी लोग गौर से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से. सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है देखो. मैंने जो इतना लंबा स्टेटमेंट बोला आप लोग को एक बार में समझ में भी नहीं आया होगा. मैं लिख दूंगा फिर बोलूंगा तब आपको समझ में आएगा. एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई या फिर एन एच क्रॉस. एच क्या है? एच क्या है? इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है ये 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. उसको जब मैंने 2 पाई से डिवाइड किया तो वैल्यू कुछ 1.05 समथिंग आ जाती है into 10⁻34. इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. अभी तो आप लोग बीएससी में हो, जब आप लोग अगले साल एमएससी में जाओगे वहां पे h बाई 2 पाई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हर बार h क्रॉस यूज किया जाएगा. h क्रॉस इट अपीयर्स एवरीवेयर. इट अपीयर्स इवन इन दी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आप लोगों ने वर्ड सुना होगा. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्या है फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ लेक्चर ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो सेकंड ईयर बीएससी में. सो यहां पे मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं करने वाला फिलहाल. बट एनीवे एच क्रॉस या फिर h बाई 2 पाई. अब ध्यान से सुने सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है. सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, ध्यान से सुने सभी लोग. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में जस्ट कोई भी डिस्टेंस पे घूम नहीं सकता है. मतलब मान लो कि 5 सेंटीमीटर पे घूम लिया, 15 सेंटीमीटर पे भी घूम लिया, 12 सेंटीमीटर पे भी घूम लिया, नहीं. वो फिक्स ऑर्बिट्स में घूमेगा. फिक्स ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट्स में घूमेगा. प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड बाय दिस डायग्राम एंड डोंट dare to think that the orbits are equispaced. No, not at all. I've just drawn very very randomly, very very casually. Orbits के बीच में सेम गैप नहीं है रे बाबा. Orbits के बीच में गैप्स डिफरेंट है. मैंने ऐसे ही बना दिया because I'm short of space. So listen, इलेक्ट्रॉन क्या यहां घूम सकता है? यहां नहीं, कभी जिंदगी में नहीं. इलेक्ट्रॉन क्या यहां घूम सकता है? कभी जिंदगी में नहीं. इलेक्ट्रॉन क्या यहां घूम सकता है? कभी जिंदगी में नहीं. इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहां और यहां बस. मतलब आगे भी ऑर्बिट्स हैं बट कुछ फिक्स जगह के ऑर्बिट्स हैं. हर जगह पे ऑर्बिट्स नहीं बनेगा. लोग हैरान हो गए जब नील्स बोर ने ये बात बताई लोगों को. लोग हैरान हो गए, बोले कि अरे भाई ये क्या बेवकूफी है, ऐसा तो कभी क्लासिकल फिजिक्स में होता नहीं है. तो नील्स बोर ने कहा हम क्लासिकल फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम एक नया फिजिक्स पैदा कर रहे हैं. ये क्लासिकल फिजिक्स है भी नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये क्लासिकल फिजिक्स है भी नहीं. नील्स बोर ने सीधा ओपनली कहा लोगों को. लोगों ने कहा देखो सुनो, ये बात इतनी अजीब क्यों है? ये बात इतनी अजीब क्यों है? लोगों को इससे आपत्ति क्यों है? लोगों को इससे मुखालफत क्यों है? क्यों लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्यों लोग इसके अपोजिशन कर रहे हैं? क्यों लोग इसको बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? लिसन, मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए. यह है सन. ध्यान से सुनिए, ये सन है. अर्थ अगर सन के एकदम नजदीक चला जाए और आप उसे पुश कर दें, इनिशियल स्पीड उतनी होना चाहिए जितना कि वहां पे उस ऑर्बिट में रिक्वायर्ड है क्रिटिकल वेलोसिटी. अगर आपने उस वेलोसिटी से पुश किया, अर्थ वहां घूमेगा. आप बोलेंगे अर्थ सर दूर घूम सकता है क्या, प्लूटो के बाजू में जम के? हाँ, प्लूटो के बाजू में जाके भी घूम सकता है. आप प्लूटो के पास ले जाइए, उस ऑर्बिट की क्रिटिकल वेलोसिटी उसे दीजिए. अरे तुम जहां चाहो अर्थ को घुमा सकते हो. आपको सिर्फ उस डिस्टेंस पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उतनी वैल्यू से उसे पुश करना होगा. समझ में आ रही बात है? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन को यहां किसी हालत में नहीं घुमाया जा सकता. किसी हालत में नहीं.
इलेक्ट्रॉन या तो यहां एग्जिस्ट करता है, या तो यहां एग्जिस्ट करता है, या तो यहां एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता। अरे समझ पा रहे हैं हम लोग इस बात को? ये बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। अरे आप सोचिए कि मैं यहां खड़ा हूं, यहां पर मैं कभी आ ही नहीं सकता। बोले सर आप तो आ सकते हो। अरे भाई मैं तो क्लासिकल चीज हूं, मैं क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल नहीं हूं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, वो या तो यहां है या तो फिर यहां से गायब वहां है। ये चीज उनके लिए है ही नहीं इस दुनिया में। उनके लिए दुनिया में ये स्पेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको समझो, ये बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है ये। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन या तो यहां 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 एग्जिस्ट करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये बात पे लोगों ने यकीन भी कैसे किया? नहीं किया, किसी ने यकीन नहीं किया। नील्स बोर ने बोला भाड़ में जाओ, यकीन नहीं करना भाड़ में जाओ। लेकिन अगर यकीन कर लोगे तो हर चीज जो एक्सपेरिमेंट में नजर आती है, हर चीज जो हमें स्पेक्ट्रम में नजर आती है, हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो नजर आती है हर चीज, वो एक्सप्लेन हो जाएगी। दुनिया में जो दिख रहा है वही सच है, और उसे एक्सप्लेन जो कर रही थ्योरी वही सच है। तुम्हारी थिंकिंग से कुछ नहीं होता। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ने अगर ऐसा मान लिया तो क्या? इलेक्ट्रॉन या तो यहां पे रह सकता है, या तो यहां पे, या तो यहां पे, बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अरे एक सेकंड, अगर बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसका मतलब सुनो, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज कर ही नहीं सकता। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो। हमने पहले क्या देखा रूदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूमेगा, इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और एनर्जी लूज करेगा तो उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा। एनर्जी लूज करता चला जाएगा तो ऑर्बिट और छोटा होता चला जाएगा, और स्पाइरल इनवर्ट मोशन परफॉर्म करके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अरे लेकिन अगर सोचो सोचो सोचो, इलेक्ट्रॉन को आप फंसा दो, बाउंड कर दो ऑर्बिट्स में, जिन्हें हम कह रहे हैं स्टेबल ऑर्बिट्स, यहां बाउंड कर दो, यहां तो ऑर्बिट बन ही नहीं सकता। अरे तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब एनर्जी लूज कर ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं कर सकता तो एटम स्टेबल है। एटम स्टेबल है, समझो। एटम की स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन करनी है, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, जो रूदरफोर्ड नहीं कर पा रहे। बोर कह रहा है कि मान लो, अज्यूम कर लो कि इस दुनिया में ये अलाउड ही नहीं है कि यहां पे घूम सके इलेक्ट्रॉन, अलाउड ही नहीं कि यहां घूम सके। तो अगर वो यहां है तो यहां फंस चुका है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहेगा, ये स्टेबल ऑर्बिट है, यहां से कभी जिंदगी में एनर्जी नहीं फेंकेगा। लोगों ने बोला अरे भाई घूम रहा है, एनर्जी क्यों नहीं फेंकेगा? उसने बोला भाई मुझे नहीं मालूम है, तभी तो इसका नाम पॉस्टुलेट है। मुझे नहीं मालूम, तभी इसका नाम पॉस्टुलेट है। पॉस्टुलेट है क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि वो एनर्जी क्यों नहीं फेंकेगा। लेकिन मान लो कि हम अगर मान लेते यही सच है कि एक ऑर्बिट में अगर वो है तो एनर्जी फेंक नहीं सकता, एक ऑर्बिट में तो एनर्जी अगर नहीं फेंक सकता, तो इसका मतलब एटम स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर घूमता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर घूमता रहेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहेंगे और एटम स्टेबल रहेगा। तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब आप बोलेंगे लेकिन सर स्टेबिलिटी से ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम। सुनो, उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हर डिस्टेंस पे घूम नहीं सकता, सिर्फ उसी जगह घूम सकता है जहां पर घूमने से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हुआ L, उसकी वैल्यू h/2π का n टाइम्स रहेगी। h/2π का 1 टाइम, h/2π का 2 टाइम, h/2π का 3 टाइम। एक सेकेंड, ये तो क्वांटाइजेशन हो गया। अब बोले सर क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? देखो सुनो, एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट टेक continuous values. From this formula it is very evident that angular momentum cannot take each and every value. Angular momentum cannot take each and every value. h/2π कोई तो नंबर होगा ना? अरे मैंने बताया भी 1.05 समथिंग। मान लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत लो, इजी ले लो। h/2π मान लो 5 h/2π क्या है? 5 है। 5 क्या है? तो अगर ये 5 है तो 1 टाइम्स 5 इज 5, 2 टाइम्स 5 इज 10, 3 टाइम्स 5 इज 15। तो इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहां घूमेगा जहां पे घूमने से एंगुलर मोमेंटम या तो 5 है, या तो 10 है, या तो 15 है, या तो 20 है। और ऐसा कुछ डिस्टेंसेस पर ही हो सकता है ना। अरे हर डिस्टेंस पे ये वैल्यूज तो मिलेंगी नहीं, तो इसीलिए डिस्टेंसेस फिक्स्ड हैं। समझो, ये बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब है। लिसन वेरी केयरफुली। h/2π मान लो 5 है तो 1 डालो,
5 आया, 2 डालो 10 आया, 3 डालो 15 आया। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेगा, सिर्फ उसी डिस्टेंस पे घूमेगा जहां पे उसके घूमने से 5 एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। अब बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? अरे क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, एमवीआर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एमवीआर। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स है, और रेडियस भी एक डिस्टेंस में फिक्स है ऑब्वियसली। बट ये कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वो h/2 का मल्टीपल है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, वही ऑर्बिट बनेगा, वरना ऑर्बिट नहीं बनेगा। तो अरे इलेक्ट्रॉन अगर मैं समझो मान लो यहां घुमा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां घुमा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का रेडियस और इलेक्ट्रॉन की स्पीड mvr, ये तीनों मिलके अगर h/2 से मैच नहीं हो रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है। अब बोले सर क्यों मैच नहीं होगा? अरे कोई भी स्पीड दे दो। अरे एक सेकेंड, कोई भी स्पीड कैसे दोगे? कोई भी स्पीड कैसे दोगे? अगर किसी चीज को स्टेबली घुमाना है तो आपको क्रिटिकल स्पीड देना पड़ती है। क्रिटिकल स्पीड, सैटेलाइट लिसन, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है ना 11th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड 4th चैप्टर ग्रेविटेशन। ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। सैटेलाइट को ऊपर लेके गए रॉकेट के जरिए, रॉकेट को टेढ़ा किया, हॉरिजॉन्टल किया, और सैटेलाइट को शूट किया। अगर सैटेलाइट को आपने कम स्पीड से शूट किया, कम स्पीड से, क्रिटिकल स्पीड से कम, तो सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ में आके धरती पर गिर जाएगी। अगर आपने एग्जैक्ट क्रिटिकल स्पीड पे शूट किया तो इट विल कीप ऑन मूविंग इन अ सर्कल फॉरएवर। अगर आपने ज्यादा स्पीड पे शूट किया, ज्यादा स्पीड पे, थोड़ी सी ज्यादा, इट विल गो इन एन एलिप्स। अगर बहुत ज्यादा स्पीड पे शूट कर दिया, एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा, तो इट विल टेक अ हाइपरबॉलिक पाथ एंड इट विल एस्केप फॉरएवर। इट विल एस्केप फॉरएवर। सो क्रिटिकल स्पीड ही होना चाहिए अगर चीजों को घूमना है तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहां घूमना है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां घूमना है, तो इस रेडियस पे जो क्रिटिकल स्पीड लगेगी वो देना होगा। तो चलो दे दिया, रेडियस है, स्पीड है क्रिटिकल वाली, अब उसको मास से मल्टीप्लाई करो, तो जरूरी थोड़ी है कि आंसर h/2 का मल्टीपल आएगा। समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूं? अरे भाई बहुत गौर से सुनो और समझो, दिमाग लगाओ। एक डिस्टेंस लिया, तुमने बोला कि सर यहां पे घूमने के लिए इसको है ना 40 मीटर पर सेकंड स्पीड चाहिए, दे दो। 40 मीटर पर सेकंड से घूम भी रहा है, ये रेडियस है 20, मास है, स्पीड है, रेडियस है, मल्टीप्लाई करो। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर h/2 आएगा क्या? जरूरी थोड़ी ना है। बाय फ्लूक कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। तो जहां आएगा ना वो आंसर, जिस जगह पे घुमाने से वो आंसर आएगा, वहीं ऑर्बिट बनेगा, हर जगह ऑर्बिट नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? हैव यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू से? आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हर डिस्टेंस पे नहीं घूमेगा, कुछ ही डिस्टेंसेस पे घूमेगा। वो डिस्टेंस ऐसे होना चाहिए कि वहां गोल घूमने से जो mvr, ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, वो h/2 का मल्टीपल होना चाहिए। उसकी वैल्यू चाहे 5 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, चाहे 15 आ जाए, चलेगा। सो आई होप कि ये बात सभी के समझ में आ चुकी है। फैंटास्टिक। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स को इसने पैदा कैसे किया? अरे हो गया ना क्वांटम मैकेनिक्स। लिसन, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे पैदा हो गया सुनिए बहुत ही ध्यान से। अगर आप कंटिन्यूस वैल्यूज न ले सके, अगर आप डिस्क्रीट वैल्यूज लें, वही है क्वांटाइजेशन। वही है क्वांटाइजेशन, बहुत ही लूजली फ्रेम्ड। देयर इज सम वेरी हायर लेवल डेफिनेशन ऑल्सो ऑफ क्वांटाइजेशन, बट वेरी लूजली क्वांटाइजेशन मीन्स यू कांट टेक कंटिन्यूस वैल्यूज। तुम लोग को अगर क्वांटाइजेशन नहीं पता है ना, मैं तुम लोग को आज एक बात बताता हूं। अच्छा, इज दिस गाय वर्किंग प्रॉपर्ली? या आई सपोज। सो लिसन, क्वांटाइजेशन अगर तुम लोग को नहीं पता है तो सुन लो। हो सकता है कि आप में से कुछ शरारती बच्चे रहे हों जिन्होंने लेक्चर्स बराबर से सुने ना हो, फर्स्ट ईयर बीएससी, सेकंड ईयर बीएससी के, तो आप लोग क्वांटाइजेशन आज तक समझ ना पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे शायद आपका दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी। Q इक्वल्स टू NE, ये है चार्ज का क्वांटाइजेशन। चार्ज का क्वांटाइजेशन। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज है, समझ में नहीं आया हमको।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज का क्वांटाइजेशन? लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सुनिए। अगर कल को जाके एलॉन मस्क मेरे पास आ जाए और कहे कि पीएचएम सर, मेरा नाम कोड पीएचएम, बोले कि पीएचएम सर मुझे सिर्फ चार्ज दे दो 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसने मुझसे क्या मांगा है? एक चार्ज 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना बस चार्ज दे दो और मेरा टेस्ला ले लो। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला वो बोल रहा है कि मैं पूरी जो मेरी जायदाद है, धन संपत्ति है, तुम्हारे नाम कर देता हूं, तुम सिर्फ मुझे इतना चार्ज दे दो बस। ये चार्ज मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगा, कभी नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अरे लाओ हम देते हैं, बहुत इजी है। लेते हैं सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा, और लेते हैं ग्लास रॉड को रब करेंगे, जितना चार्ज चाहिए उतना बनाएंगे, कम चाहिए तो कम घिसेंगे। अरे भाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अरे याद है ना बचपन में सर पे वो स्केल घिस के बिट्स ऑफ पेपर उठाया करते थे, पेपर के टुकड़े उठाया करते थे, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो कम घिसेंगे तो कम चार्ज मिलेगा, ज्यादा घिसेंगे तो ज्यादा चार्ज मिलेगा। लाओ हम देते हैं एलॉन मस्क को। गलत। तुम क्या, ये पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर भी नहीं दे सकते, ये नामुमकिन है। इस दुनिया में ये चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? चार्ज तो कुछ भी दे सकते हैं ना, मतलब जितनी हमारी मर्जी है। नहीं नहीं नहीं, ये है चार्ज का क्वांटाइजेशन, ये है चार्ज का क्वांटाइजेशन। सुनो, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर तुमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चला गया, तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया वो है इतना। अगर दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज आएगा इतना। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, चार्ज आएगा इतना। अरे 16 का टेबल, इसके बीच का चार्ज दुनिया में हो नहीं सकता। अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो क्या? आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो क्या? 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो क्या? 2.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। तो ये चार्ज दुनिया में है ही नहीं। चार्ज ये है या तो ये है इस दुनिया में, बीच का चार्ज ही नहीं है। तो जब कोई क्वांटिटी कंटिन्यूअस ना हो, हर वैल्यू एक्वायर ना करे, बल्कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ले, तो हम कहते हैं वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। इट इज n टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वैसे एंगुलर मोमेंटम इज n टाइम्स h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो गया। दुनिया में कुछ वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? कुछ ही एंगुलर मोमेंटम है इस दुनिया में, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। अरे बातें समझ में आ रही हैं आप सभी के? हम लोग जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स की, वो 12th लेवल की है, तो इट शुड एक्ट लाइक अ रिवीजन सेशन फॉर यू। बट आई सी वेरी कंप्लीट blank faces here. It means you have not studied in your 12th standard properly. But it's okay, it's fine. Maybe you have, but you might have forgotten a lot of things. At least I'll presume that, for the sake of my satisfaction, that you have known these things, but you have forgotten over the period of time. Okay, anyway, so listen, let's come back to this again. So charges की दुनिया में फिक्स वैल्यू हो सकती है, उसके बीच की वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू है वो है, उसकी डबल है, उसकी ट्रिपल है, उसका 4 गुना है, बट बीच की वैल्यू दुनिया में है ही नहीं। बीच की वैल्यू दुनिया में है ही नहीं। वैसे एंगुलर मोमेंटम में बीच की वैल्यू दुनिया में है ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। यही है क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो गया यहाँ पे। क्वांटम मैकेनिक्स दिख गया आपको। अब एक और अगला वाला पॉइंट जो है, लास्ट पॉस्टुलेट। बोर का लास्ट पॉस्टुलेट भी देखेंगे हम, और जो लास्ट पॉस्टुलेट वो भी क्वांटम मैकेनिकल है। अब आप बोलेंगे एक सेकेंड सर, अब क्या बचा है? अब क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो? अब क्या बचा है? देखो, रदरफोर्ड के 2 ड्रॉबैक क्या थे? एक्सक्यूज मी, रदरफोर्ड के 2 ड्रॉबैक क्या थे? पहला ये था कि एटम की स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पहले और दूसरे पॉस्टुलेट ने मिलकर कर दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन को घूमना है, चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स है, एटम को बनाने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है।
और वो है कूलम का फोर्स। सेकंड पोस्टुलेट ने ये भी बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, कुछ ऑर्बिट्स में घूम सकता है, और अगर वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है इसका मतलब वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता। एनर्जी लूज नहीं कर सकता तो ऑर्बिट छोटा नहीं हो सकता, ऑर्बिट छोटा नहीं हो सकता तो एटम कोलैप्स नहीं हो सकता, एटम रहेगा। तो स्टेबल एक्सप्लेन हो गया। लेकिन सेकंड जो डीमेरिट था, रूदरफोर्ड का सेकंड डीमेरिट, पहला डीमेरिट को एक्सप्लेन किया नील्स बोर ने इन दोनों पोस्टुलेट्स की मदद से, लेकिन जो दूसरा डीमेरिट है वो भी एक्सप्लेन करना बाकी है। दूसरा डीमेरिट ये था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, स्पाइरल होके अंदर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, तो बाहर वो हर कलर की लाइट फेंकेगा, हर वेवलेंथ फेंकेगा, हर फ्रीक्वेंसी फेंकेगा। याद आ रहा है? सेकंड वाला डीमेरिट, रूदरफोर्ड का सेकंड डीमेरिट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब स्पाइरल इनवर्ड होगा तो हर फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगा, हर वेवलेंथ को एमिट करेगा, यही था ना? अरे याद आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। क्या हुआ था? हमें क्या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला था? हमें मिला था लाइन स्पेक्ट्रम। मैंने कहा था ना कि केमिस्ट्री वालों ने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन भरा था, हाइड्रोजन को एक्साइट किया था, उसमें से 4 लाइंस निकली थी, 4 कलर्स निकले थे, और उन 4 कलर्स को उन्होंने नाम भी दे दिया था। 4 कलर्स को नाम दिया था एच अल्फा, एच बीटा। एच मतलब हाइड्रोजन में से निकल रहा है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। एच गैमा, एच डेल्टा, और अल्फा बीटा गैमा डेल्टा इज लाइक ABCD इन ग्रीक अल्फाबेट। तो अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा अपना ABCD होता है, वैसा ग्रीक लैंग्वेज में अल्फा बीटा गैमा डेल्टा होता है। ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक जो है बेसिकली वो एक डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज। हम लोग, आपने देखा होगा अक्सर बायोलॉजी में भी नाम देते तो लैटिन में देते हैं, लैटिन नेम्स है ना, बहुत सारे पेड़ पौधों के नाम, जैसे कि वो अपना आम है, आम, मैंगीफेरा इंडिका, आम का नाम है, बोटानिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका बाय द वे रिलेट्स टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है आम। आम हर जगह पे नहीं मिलता है। अब भले ही लोगों ने आम दूसरी कंट्रीज में आर्टिफिशियली उगाना शुरू कर दिए हों, लेकिन आम इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है, हर जगह पे नहीं मिलता है। कुछ ट्रॉपिकल जगहों पे ही मिलता है, कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो इक्वेटर के काफी नजदीक है, वहीं मिलता है आम। तो इंडिका वर्ड वो इंडिया और ये सब चीजों से आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। मैंगीफेरा इंडिका लैटिन नेम। वैसे ही कुछ पेड़ पौधों के फ्लावर्स के नाम है रेफ्लेशिया एक्साल्टाटा, व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो ये सब जो नाम दिए गए लैटिन में दिए गए, तो आपने कभी सोचा नहीं कि लैटिन में क्यों दिया जाता है, या ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज में नाम क्यों देते हैं? बिकॉज दीज टू आर डेड लैंग्वेजेस। दीज टू आर डेड लैंग्वेजेस। डेड लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि नोबडी स्पीक्स देम एंड दे आर फ्री फ्रॉम एरर्स। एरर्स मतलब उसमें कोई एडिशन नहीं होगा, कोई गड़बड़ भी नहीं होगी, उसका कोई ग्रामर एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं, जो बन चुका दैट्स इट। दे आर स्टेबल, वैसे के वैसे हैं, अनचेंजेबल टाइप के। इन दैट कॉन्टेक्स्ट संस्कृत भी इंडिया में वैसी है। संस्कृत में कोई नया चेंज नहीं आएगा। संस्कृत जो बन चुकी, संस्कृत में कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा। बाकी दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ज्यादातर लैंग्वेजेस, उनमें चेंज आता रहता है। इंग्लिश तो हर 200 साल में बदल जाती है, हर 2 सेंचुरी में इंग्लिश बदल जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। अगर आप 200 साल पहले की इंग्लिश सुनेंगे समझ भी नहीं पाएंगे आप इंग्लिश, पूरा चेंज हो जाती है। लेकिन संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ये लैंग्वेजेस चेंज नहीं होती है, बिकॉज ये अब कोई बोलता भी नहीं है। हाँ, वैसे इंडिया में मैंने सुना था एक गांव है सिर्फ ऐसा पूरे इंडिया में, जहां पे सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं, बट उसके अलावा संस्कृत कोई बोलता नहीं। संस्कृत पढ़ते हैं लोग, लैटिन पढ़ते हैं लोग, ग्रीक लैंग्वेज पढ़ते हैं लोग, लेकिन बोलता कोई नहीं, और बोलता कोई नहीं तो उसमें चेंजेस भी आते नहीं जमाने के हिसाब से, तो उसका ग्रामर फिक्स है। तो इसलिए हम लोग नेम जो देते हैं, नामकरण जो करते हैं चीजों का, इसमें करते हैं। अब इंडिया वाले लोग ने पहल नहीं की, अपने कल्चर को समझा नहीं, वरना संस्कृत भी इसी तरीके से प्रख्यात होती, पूरी दुनिया में बोली जाती। तो उसका इस्तेमाल किया था साइंस में, क्योंकि संस्कृत भी एक फिक्स्ड लैंग्वेज हो चुकी है, अब उसमें एडिशंस नहीं होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ओके, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है सुनिए। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है सुनिए। रूदरफोर्ड के मॉडल में सेकंड जो गलती थी, सेकंड डीमेरिट, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूम रहा है और स्पाइरल होकर अंदर टकरा रहा है न्यूक्लियस से, तो कंटिन्यूसली वो
जो है रेडिएशन फेंकता रहेगा, हर वेवलेंथ का फेंकेगा, आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला, 4 ही कलर्स मिले, और वो 4 कलर से एच अल्फा, एच बीटा, एच गैमा, एच डेल्टा, यही 4 कलर्स मिले। समझ में आ रहा है? तो ये चीज रुदरफोर्ड का मॉडल तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, बट नील्स बोर ने कहा मैं एक्सप्लेन करूंगा। नील्स बोर ने कहा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, नील्स बोर ने जो थर्ड चीज बोली है, थर्ड पॉस्टुलेट दिया है, मैं वो आपको बताता हूं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो नील्स बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हर जगह तो नहीं घूम सकता, कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में घूम सकता है, जिन्हें हम कहते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। तो अब सुनो, इलेक्ट्रॉन भले स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकता है, भले वो स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमता है तो एनर्जी एमिट नहीं करता है, लेकिन अगर वो जंप करे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां है तो हायर ऑर्बिट, इसका नाम मैं रख देता हूं nth ऑर्बिट, और ये लोअर ऑर्बिट, इसका नाम रख देता हूं pth ऑर्बिट। p और n का मतलब खाली 1 2 टाइप का है, 1 2। अगर ये 4th ऑर्बिट है तो ये 3rd ऑर्बिट है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज सम इनर ऑर्बिट, दिस इज आउटर ऑर्बिट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन nth हायर ऑर्बिट में से pth लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, वो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो यहां से डायरेक्टली यहां आएगा, यहां से डायरेक्टली यहां आएगा। तो जब वो यहां से यहां आएगा तो एनर्जी में तो डिफरेंस है ना, यहां की एनर्जी डिफरेंट है, यहां की एनर्जी डिफरेंट है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और वो जो एनर्जी एमिट करेगा वही लाइट बन के बाहर नजर आएगी। तो लिसन, अगर मैंने ऑर्बिट्स और भी ले लिए, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंट है ना, और यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन हर वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ वैल्यूज आ रही है, 1 2 3, और मे भी यहां से यहां जंप किया तो 4, तो 4 5 कलर 6 कलर ही दिखेंगे, हर कलर नहीं दिखेगा। अरे हर कलर तो तब दिखता है जब कंटिन्यूअसली हर ऑर्बिट में घूमता इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, या तो यहां घूम रहा है या तो फिर यहां घूम रहा है, तो यहां से यहां जाने में जंप करके बाहर फेंक दिया ना एनर्जी। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस थिंग? तो फिक्स नंबर ऑफ एनर्जीज ही दिख सकती है। अब आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर कि ये तो बड़ी अजीब बात है, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, और आप ये भी कह रहे हैं यहां से यहां जंप कर रहा है। अरे जंप कर रहा है मतलब बीच में मोमेंटरीली एग्जिस्ट कर तो रहा है ना, बीच में एग्जिस्ट कर तो रहा है ना। सुनिए, अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, हो सकता है कि आपको इस बात सुनने के बाद, ये बात सुनने के बाद साइंस में से विश्वास आपका उठ जाए, आप भरोसा करना मुझ पर छोड़ दें, लेकिन सच है, मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा। सच्चाई बोलने से आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुन रहे हैं आप लोग? आज मैंने बीड़ा उठा लिया सच बोलने का, आज मैं लेके चला हूं साइंस की मशाल आगे, और आज मैं सच बोल के रहूंगा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं करता। ये तो नील्स बोर सोचता था, ये तो नील्स बोर सोचता था कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, बट वो गलत सोचता था। इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता, इलेक्ट्रॉन टेलीपोर्ट करता है, टेलीपोर्ट। इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होता है और यहां अपीयर होता है, गायब होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होता है और यहां अपीयर होता है। यहां पे तो वो जा ही नहीं सकता है, ये फॉरबिडन ऑर्बिट्स हैं, फॉरबिडन, दे आर नॉट अलाउड। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स यही कहता है, और क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल सच है। इलेक्ट्रॉन यहां से गायब होता है और इलेक्ट्रॉन यहां पैदा होता है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्चुअली जंप। ये बात हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। एक चैप्टर आएगा, आई थिंक 5th चैप्टर है शायद वो हमारी सीरीज में, 5th और 4th चैप्टर, उसका नाम है सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसमें लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सच में एक जगह से गायब होता है और दूसरी जगह अपीयर होता है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे 2 जगह भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे 5 जगह भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल वाहियात बातें हैं, ये क्या है, ये साइंस है क्या, मजाक है क्या, जादू टोना चल रहा है? यही बात आइंस्टाइन को भी लगती थी, बट आइंस्टाइन हार गया। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सॉल्वे कॉन्फ्रेंस। उसका फोटो इंटरनेट पे आप भी अभी भी सर्च करोगे तो मिलेगा, सॉल्वे कॉन्फ्रेंस। सॉल्वे एक जगह का नाम है। तो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जमा हुए थे। एक तरफ थे वो
जो मानते थे कि दुनिया डिटर्मिनिस्टिक है, दुनिया का हर रूल फिक्स है, हर पार्टिकल का एक फिक्स पोजीशन है। और दूसरी तरफ थे वो साइंटिस्ट जो इस बात का अपोज करते थे, कहते थे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक ही साथ 5 जगह पे भी हो सकता है, 4 जगह पे भी हो सकता है, 10 जगह पे भी हो सकता है। आइंस्टाइन था पहले ग्रुप में। आइंस्टाइन कहता था दुनिया डिटर्मिनिस्टिक है, दुनिया प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है। और दूसरा ग्रुप था जिसमें था नील्स बोर, डी ब्रैग, डी ब्रॉय, अरे वही डी ब्रॉगली, डी ब्रॉय, हाइजेनबर्ग, पॉली, ये लोग का अलग ग्रुप, आइंस्टाइन का अलग ग्रुप, आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी एंड ऑल दोस पीपल। ये लोग को हारना पड़ा, ये हार गए उस कॉन्फ्रेंस में। यही सही साबित हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स अल्टीमेट चीज है, ये बिल्कुल सच है। तो इलेक्ट्रॉन सच में यहां से गायब होता है और यहां पैदा होता है। बल्कि मैं आगे जाके आपको हो सकता है कि इसी कोर्स में कुछ बातें ऐसी बताऊं जिसमें मैं साबित करूं कि इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे एक के बजाय ज्यादा जगह पे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल ना, आपने 2 पतले पतले दरवाजे बना दिए, 2 दरवाजे बनाए और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, इलेक्ट्रॉन दोनों दरवाजे में से निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन दोनों दरवाजे में से एक साथ निकल सकता है। ये बड़ी अजीब बात लगती होगी आपको लगता होगा कि ये क्या सब वाहियात बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये सच है, ये सच है। सो लिसन, अभी सच है क्या नहीं है, ये सब तो यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बट फिलहाल थर्ड पॉस्टुलेट जो कह रहा है उसे मैं लिखना चाहूंगा। सॉल्वे कॉन्फ्रेंस का फोटो देख लेना, एक साथ 20-30 साइंटिस्ट लोग का जो है बेसिकली आपको चेहरा नजर आ जाएगा उस कॉन्फ्रेंस में। ड्यू टू कॉपीराइट्स इशू मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, इस वीडियो में तो एटलीस्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट बाद में यस आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो इसने अभी बेसिकली मिस्टर शफीक ने जो है निकाल लिया इंटरनेट पे सर्च करके सॉल्वे कॉन्फ्रेंस का फोटो, उसमें सब बैठे हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट, हम लोग बाद में देखेंगे। एनीवे, सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिए। तीसरा पॉस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन जब nth हायर ऑर्बिट में था उसकी जो एनर्जी थी En थी, En, और इलेक्ट्रॉन जब कूद के आ गया pth लोअर ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी कम हो गई, Ep हो गई। तो ये ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी, हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी, दोनों को माइनस करेंगे तो कुछ तो एनर्जी बचेगी। वो जो बची हुई एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, Hν। तो जब ये गैप फिक्स गैप्स हैं तो फिक्स तरीके की लाइट्स निकला करेंगी, तो 3, 4, 5, 6 कलर्स निकलेंगे, सब कलर्स नजर नहीं आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन हायर ऑर्बिट टू द सेकंड लोअर ऑर्बिट और वट एवर ऑफ द हायर ऑर्बिट्स टू द वन ऑफ द लोअर ऑर्बिट्स। आई होप कि ये बातें भाई सभी के समझ में पूरी तरीके से आ चुकी हैं। यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो आप लोग को कैमरे से शर्माने की जरूरत नहीं है। लेट योर वॉइस बी रिकॉर्डेड, इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। डोंट बी कैमरा कॉन्शियस। आप लोग भूल जाइए इस क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यू आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर to the best of my knowledge. If I fumble somewhere, I'll try to look up the answer, because there are some very intelligent minds sitting in this classroom who may have thought of certain things which I may have never thought of. There may be few things which have never run through my mind. मेरे ब्रेन से वो कभी चीजें they might have never crossed my mind. There may be many things, not a few things, there may be many things, but those things might cross in your minds. So if you ask me question, it will help me increase my knowledge. Are you understanding it? So basically मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे। So बिल्कुल भी शर्माइएगा नहीं, सवाल पूछिए। So En minus Ep is Hν, ये तीसरा पॉस्टुलेट है। बहुत ही बचकाना और आसान सा 3 पॉस्टुलेट्स हैं। पहला पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए चाहिए सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा कूलम्स लॉ से। So mv²/r is 1/4πε0 -E + E by r²। दूसरा पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमेगा, कुछ कुछ जगह पे घूमेगा और वहीं घूमेगा जहां घूमने से उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाए L = mvr = nh/2π। L = mvr = nh/2π। एंड थर्ड, इलेक्ट्रॉन हर बार हर कलर फेंकेगा नहीं, कुछ कलर्स फेंकेगा, कुछ लाइट फेंकेगा। क्यों? जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो En एनर्जी में से जब Ep माइनस हो जाएगा तो जो बचा हुआ एनर्जी है वो बाहर आएगा लाइट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। तो कुछ कलर्स जो हैं बेसिकली वो आपको नजर आएंगे। सो थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ बोर। अभी तक हम 12वीं लेवल पे खेल रहे हैं। ये सब कुछ जो चल रहा है ये आधा क्लासिकल था, आधा क्वांटम है। सुनो, ये तो क्लासिकल है ना,
इसमें तो कुछ भी क्वांटम नहीं है। दिस इज क्लासिकल, दिस इज क्वांटम, दिस इज क्वांटम। एनर्जी जो एमिट हो रही है इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज फिक्स्ड पैकेट्स। सो बेसिकली ये क्लासिकल ये क्वांटम है, तो इसीलिए बोर की थियरी सेमी क्लासिकल या सेमी क्वांटम कहलाती है। इट्स नॉट परफेक्टली क्वांटम, इट्स नॉट परफेक्टली क्लासिकल। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, वैसे बोर ने ना सर्कुलर ऑर्बिट बोला था, बोर ने बोला कि सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स ही हैं, बट वो गलत है। बाद में एक साइंटिस्ट था जिसने मैथमेटिकली बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं, तो वो है बोर सोमरफील्ड थ्योरी। बट वो थ्योरी अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज ये सब कुछ आउटडेटेड हो चुका है। तो बोर सोमरफील्ड थ्योरी, सोमरफील्ड ने बोर की थ्योरी को थोड़ा एक्सपांड किया था और उसने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी इंक्लूड किए थे। अरे तुमको मालूम होना चाहिए, अपने प्लैनेट सन के अराउंड जो जाते हैं ना, वो सर्कुलर में नहीं बल्कि एलिप्टिकल में जाते हैं। अरे बहुत कम ऑब्जेक्ट्स हैं जो परफेक्ट सर्कल में जाते हैं, बाकी ज्यादातर जितने भी हैं प्लैनेट्स 99% समझ लो, बल्कि ऑलमोस्ट 100% सब लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जाते हैं। समझ में आ रही बातें आप सभी के कि नहीं समझ में आ रही? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ये सैटेलाइट वाला जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। इसको देख के आप में से कुछ लोग मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, सर आपने इसमें एपोजी पेरिजी का कॉन्सेप्ट बताया नहीं है। सो बेसिकली मैं बहुत डिटेल में नहीं, मैंने बहुत ही क्विकली बोला है, एकदम सुपरफिशियली बोला है, सरसरी तौर पे बोला है। इसमें डिटेल्स हैं। अगर बहुत ही कम स्पीड रही तो ऐसा भी हो सकता है कि जहां से आपने लॉन्च किया वो पार्ट बन जाए बेसिकली एपोजी, एंड फिर जो अगले एंड पे बनेगा पेरिजी, उसमें अगर आप घुस गए बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर तो फिर आप पैराबोलिक पाथ में गिर जाओगे एनर्जी लूज करके। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। अभी तो हम लोग 12th लेवल पे ही खेल रहे हैं भाई, अभी तो हम लोग सेमी क्वांटम थ्योरी पे आए हैं। असली क्वांटम थ्योरी तो अभी आना बाकी है। आप लोग धीरे धीरे मेरी बातों को सुनते जाएं, समझते जाएं, तो हम लोग क्वांटम थ्योरी पे भी पहुंचेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो अभी बोर ने ये 3 पॉस्टुलेट्स दिए, ये 3 पॉस्टुलेट से काफी कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी तक हमने एग्जैक्ट वैल्यू जो एच अल्फा एच बीटा लिखा था ना यहाँ पे, एच गैमा, उनकी बात नहीं की। तो उसको भी बोर एक्सप्लेन करेगा, उसको भी बोर एक्सप्लेन करेगा। तो वो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं अगले एपिसोड में।